तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th का चैप्टर 4th, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड में फुल फॉर्म पूछा जाएगा। जो लास्ट वाला टॉपिक है उसमें देखेंगे, और इजी चैप्टर भी है एक तरह से मान सकते हैं। अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है तो ये आपके लिए समझने में बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ईजिली वे में समझ में भी आ जाएगा। और इससे अगर क्वेश्चन आ गया तो कम से कम तो 3-4 नंबर के बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे स्टरलाइजेशन प्रोसेस पूछा जाता है, ठीक है, तो वो सब टॉपिक आप एकदम आराम से करके जा सकते हैं एंड फिर आप इसको कम्प्लीटली पूरे अच्छे से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं। और नीट में भी क्या है कि इसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पूछ लेंगे, पक्का 3 से 4 क्वेश्चन लगभग मान के चलिए कि वो आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, देर नहीं करते हैं। और पहली बात ना कि यार थोड़ा आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग देखते हो वीडियो को तो कम से कम थोड़ा 500 पहुँचने में भी मदद करिए आप लोग, ठीक है। और मन करे, ठीक है, लेक्चर अच्छा लगे तो आप प्लीज़ चैनल को शेयर भी करना। और दूसरी चीज़ की वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, पूरे चैप्टर को एक बार बैठ करके देखिए। उसके बाद में अगर आप कोई अपना सजेशन देते हैं कि हाँ सर यहाँ पे टॉपिक नहीं समझ में आया, हाँ सर यहाँ पर टॉपिक में थोड़ा डाउट हो रहा, या फिर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए कमेंट में आपका रिप्लाई भी देंगे। या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना, 1 to 1 भी आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ पहली बात तो कि वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आप समझने की कोशिश करें लेक्चर को देख करके, और वन शॉट है ये, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। ये मेरी बात को आप मान के चलिए और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछिए मेरे से, ठीक है। तो चलिए अब देर नहीं करते, हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्या बोला गया है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड पढ़ना है, वो चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, और हाँ एक चीज़ मैं पहले बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ एनसीईआरटी को नहीं बल्कि आपको कुछ इमेजेस भी समझाने की कोशिश करूँगा इमेज से, और हर एक चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट भी होगा वहाँ पर आपको क्या है समझ में बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले इमेज से ही शुरू करते, थोड़ा सा समझते हैं कि क्या बोलता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ओके, ये चीज़ देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेसिकली किस पे बातें करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखते हैं भाई साहब कि जो हम लोगों का बेसिकली क्या चीज़ से रिलेटेड हो, वो सेक्सुअल रिलेटेड होगा। किससे हम बात करेंगे, सेक्सुअल रिलेटेड से बात करेंगे। उसमें हम लोग इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ देखेंगे कि बीमारियों से बचे, जैसे कि किस तरह खतरनाक बीमारी HIV एड्स हो गया, ठीक है, या किसी तरह का डिसऑर्डर हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, या कुछ बीमारी के कारण जैसे सिफिलिस हो गए, गनोरिया हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो गया, क्या हमें कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरीके से हमें डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, रेगुलर अपना चेकअप कराते रहना चाहिए, ठीक है। किस मतलब कि कैसे पार्टनर के साथ में, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि जो सेक्सुअल कांटेक्ट है किन के साथ में बनाए, हेल्दी पर्सन, इन सब बातों को लेकर के आता है। साथ में ये भी चीज़ है कि हमारा जो हेल्थ है वो हेल्थ किसको कहते हैं, ठीक है। WHO के अनुसार हेल्थ किसे कहते हैं, या फिर किसको पर्सन को हम लोग कहते हैं हेल्दी, ठीक है। ये चीज़ साथ में हेल्थ में ये भी आता है कि क्या ह्यूमन या जो मेल या फीमेल है वो फर्टाइल हो, ठीक है ना, साथ में फर्टाइल हो। अब ऐसा नहीं कि जो इनफर्टाइल है उन्हें हेल्दी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सेक्सुअली रिलेटेड अगर बात की जाए तो उनका जो फर्टिलिटी है वो भी मायने रखता है, ठीक है, कि पर्टिकुलर अमाउंट में स्पर्म का प्रोडक्शन हो, ठीक तरीके से ओवम का रिलीज हो फीमेल के ओवरी से। आया बात समझ में, ये चीज़। अब जैसे यहाँ पे ये हेल्थ की हमने बातें की, अब बोले कि जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें यही देखना होता है कि प्रॉपर तरीके से हमें अपने हेल्थ का, ओव्यूलेशन का, ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान में एबॉर्शन की, कब एबॉर्शन कराना चाहिए, क्या वो इमरजेंसी एबॉर्शन है, जो कि हम लोग एक टॉपिक है अभी इसी चैप्टर में जिसको हम लोग बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेंसी प्रेगनेंसी, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ये चीज़ हो गया कि HIV सेल्फ टेस्टिंग हो गया। अगर डाउटेड है कि आपने अननोन पार्टनर के साथ में सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया है, तो क्या आपको डाउट है कि कहीं ना कहीं आप में HIV इन्फेक्ट हो गए या फिर किसी भी तरह का आपको डिजीज होने की डर लग रही है, तो आप उसका चेकअप करा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़। फिर HPV हो गया, सेल्फ सैम्पलिंग, ये सारे चीज़ों क्या किस में आता है, सेक्सुअली रिलेटेड, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बातें आती हैं। अब जैसे बोले कि हेल्थ का क्या बात है भाई, हेल्थ यहाँ पे क्या है, आते हैं एनसीईआरटी के लाइन में भी आएंगे, डोंट वरी, अभी सिर्फ इमेज से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, किससे रिलेटेड है, ठीक है ना। तुरंत आते हैं एनसीईआरटी लाइन में, फिर आपको यहाँ पे क्या है थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा।
अगर हम बात करें कि जो हेल्थ है, एक हेल्दी किसको कहेंगे, जो कि सोशली वेलबिंग हो, मेंटली ठीक हो, फिजिकली भी ठीक हो, आ रहा बात समझ में, और उसका जो हेल्थ बिहेवियर है मतलब वो भी एक मायने रखता है पूरी तरीके से। और साथ में एक और चीज़ आज के डेट में हम बोल सकते हैं हम लोग, इमोशनल, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, इमोशनली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। क्यों, कारण क्या है भाई इमोशनल होने का, क्योंकि देखो आज के डेट में क्या है ना कि इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं रह पा रहा किन्हीं का। कोई इमोशनली इस तरीके से हो जा रहे हैं कि कुछ भी करने के लिए अपने आप को हार्म पहुंचाने के लिए रेडी हो जाते हैं। आए बात समझ में चीज़। तो इसीलिए प्लीज़ अगर किसी भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, टीचर्स के साथ में कॉन्टैक्ट करें जब आपको लो फील हो रहा हो, ठीक है, या जब आपको अच्छा नहीं लगता हो ये चीज़ का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जा करके कुछ ऐसा कर लें कि अकेले बैठे रह जाएं या डिप्रेस होना शुरू हो जाएं, सोचने लगे। नहीं होना है। मुझे पता है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ जीवन में तकलीफ होती है, लेकिन उन सारी चीज़ों से क्या आपको बच करके उभरना होता है, आगे बढ़ना होता है, ठीक है ये चीज़। और ये सब किस में आता है, हेल्थ में आता है। तो सोशल वेलबिंग, मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया, और ये सब से रिलेटेड आपको क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसे एक हेल्दी पर्सन वो कहलाता है। आए बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी के लाइन पे चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे भी देखते हैं, फिर आगे हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि जो रिप्रोडक्टिव है, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें क्या पढ़ना है भाई साहब, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें ये चीज़ देखना है कि बेसिकली जो हेल्दी रिप्रोडक्टिव यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है नॉर्मल फंक्शन करे। साथ साथ में क्या है कि WHO ने क्या बात बताया भाई, सी WHO का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, कभी MCQ में पूछ सकता है कि रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से देखा जाए, ठीक है, एक रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट से देखा जाए तो वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि फिजिकल के साथ साथ में इमोशनल, बिहेवियरल, ठीक है, और सोशल, इन सब में आगे होना चाहिए। इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल में भी वो अच्छे होना चाहिए, यानी कि बिहेवियर, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, मन में जलन, ठीक है, ये सब ना लाएं। आया बात समझ में, ये सब किस में आता है, ये सब के सब हेल्थ में ही आते हैं। आ गया बात समझ में, ये सब के सब किस में आते हैं, हेल्थ में आते हैं। आप सोशली भी दूसरों के साथ में कितना अटैच रहते हैं वो भी मायने रखता है। इमोशनल हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या बात बोलता है, कारण क्या है कि जो सोसाइटी में है, बेसिकली सोसाइटी में क्या है, फिजिकली और फंक्शनली नॉर्मली उसको हम लोग नहीं कहते, बल्कि साथ साथ में क्या है, नॉर्मल इमोशन होना चाहिए, इमोशनल पे कंट्रोल होना चाहिए। बिहेवियरल इंट्रैक्शन, लोगों के साथ में क्या चीज़ है, बिहेवियरल इंट्रैक्शन भी आपको अच्छे रखना चाहिए। और साथ में कैसा, तो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, बेसिकली क्या चीज़ है कि सेक्स से रिलेटेड जो मतलब बोल सकते हैं कि किसी के साथ में किस तरह से आप रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ में किस तरह से आपका इंट्रैक्शन होता है, वो भी मायने रखता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं। वैसे को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे बोले भाई रिप्रोडक्शन को जो लेकर के है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के क्या क्या स्ट्रेटजीज एंड प्रॉब्लम्स आई हैं, उन पे भी बात करते हैं। अब जैसे क्या है कि सबसे पहले क्या है ना कि जो इंडिया है, इंडिया में हम लोग अभी यहाँ पे क्या चीज़ है कि RCH प्रोग्राम के बारे में देखेंगे कि RCH प्रोग्राम किस तरीके से इंडिया में आया, कैसे वो पूरी तरीके से वर्क किया, कैसे लोगों को एजुकेट किए, कैसे लोगों को बताएं कि क्या चीज़ होता है एमनियोसेंटेसिस, इन सब चीज़ों के ऊपर में बात करते हैं, ठीक है ये चीज़। अब जैसे देखिए अगर हम बात करें RCH, यानी कि जिसका फुल फॉर्म आपको नाम याद रखना है, बिल्कुल रखना है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, RCHP भी बोलते हैं या तो RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। इसके तहत में ये चीज़ है कि भाई साहब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं, वो बेबी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। और उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया। कारण क्या है कि पहले बच्चों की मरने की जो दर था, रेट था, जिसको बोलते हैं रेट, ठीक है, डेथ रेट, यानी कि किसका, इन्फेंट का, यानी कि न्यू बॉर्न यानी नवजात बच्चे का मरने का जो डेथ रेट था वो ज़्यादा था। अब वो जो डेथ रेट ज़्यादा था तो इस वजह से क्या होता था ना कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या था, बढ़ा हुआ था, ठीक है। साथ में कभी कभी क्या होता था ना कि बच्चे को जन्म देते देते मदर की भी क्या हो जाती थी, यहाँ पे मृत्यु हो जाती थी। तो इसी के तहत ना सरकार ने स्कीम लाया। कैसा स्कीम लाया भाई,
सरकार लाए, बोले भाई साहब देखो ऐसा है कि टीकाकरण या फिर जो है ना कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो फिर क्या होता था कि 1 साल या 2 साल के अंदर में बच्चे की डेथ भी हो जाती थी, कभी कभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां, वैक्सीन प्रॉपर नहीं मिलता था। तो इस वजह से 1 से 2 साल में यानी बच्चा पैदा हुआ 0 से लेकर के उसका 1 साल के बीच में क्या है ना कि 0 से लेकर के 1 साल के बीच में बच्चे की मरने की भी जो रेट था वो बढ़ा हुआ था। तो उसी को कम करने के लिए सरकार बहुत सारे स्कीम्स लाए। तो उसी में से एक स्कीम था आपका क्या, RCH, यानी कि बच्चों को क्या है बचाने के लिए अपनी एक स्कीम लाई गई इस भारत सरकार के द्वारा 1951 में। कब लाया गया? 1951 में। अभी आते हैं एनसीईआरटी पे, तब बात करेंगे। उसमें क्या है कि बहुत सारा टीकाकरण यानी कि वैक्सीन्स की बात की गई कि बच्चों को वैक्सीन लगाइए। जैसे एक बहुत ही कॉमन वैक्सीन हो गया, हम लोग बात करते हैं DPT की, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, ठीक है, उस वैक्सीन की बात करते हैं। तो वैक्सीन्स के थ्रू क्या है बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए किया गया, कैंपेन चलाया गया। मतलब समझ रहे, ये जो ऐड है ना, ये ऐड असल में कैंपेन है, एक कैंपेन चलाया गया। मतलब कि विजुअल के थ्रू, इन सब के थ्रू क्या है कि बच्चों लोगों मतलब कि क्या है पब्लिक में और जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वैसे गार्जियन के बीच में ये चीज़ क्या है फैलाने की कोशिश की गई कि देखिए आप जानिए आपके बच्चे को क्या है कि आप सिर्फ उसे क्या चीज़ है कि टीका लगाइए, अगर किसी तरह का बीमारी है तो नियमित टीकाकरण कीजिए। ये सब क्या है ना पहले के ज़माने में, मतलब कि आज से पहले के ज़माने नहीं बल्कि बेसिकली 10 साल 15 साल पहले जो स्कूल होते थे गवर्नमेंट स्कूल, उन सब के स्कूल के बोर्ड में आपको क्या है आपको देखने के लिए मिलता था, ये चीज़ चिपका हुआ रहता था। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रुकिए एक मैं फोटो आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके, देखिए किस तरीके से पहले स्कूल के जो बॉर्डर होते थे, स्कूल का जो होता था या गांव में, जैसे ये ना पंचायत है, एक पंचायत या फिर एक मान के चल लीजिए कि एक सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है ना। तो उस गवर्नमेंट स्कूल का देखिए दीवार पे किस तरीके से पीछे में बोर्ड में छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब इसी तरह से और भी बहुत सारे ना जब स्कीम आते थे तो स्कूल के बोर्ड पे लिखवा करके लोगों को जागरूक किया जाता था। क्या किया जाता था? जागरूक किया जाता था। अब आया बात समझ में? ये चीज़ क्लियर हो गया? आए, ठीक है। अब जैसे क्या चीज़ है कि पहले अगर जो मदर होती थी वो वीक होती थी, थोड़ी सी वीक भी हो जाती थी भाई, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जब फर्स्ट बेबी हुआ, फर्स्ट बेबी के बाद में जो मदर का बॉडी है वो थोड़ा वीक पड़ जाता था। तो इसीलिए इसके तहत भी बहुत सारा जैसे कि स्लोगन लाया गया था कि अगला बच्चा अभी नहीं 3 साल के बाद। आ रहा बात समझ में चीज? तो इस तरीके से क्या है ना कि यहाँ पे लोगों को जागरूक किया गया, किसके माध्यम से? RCH प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया गया, ठीक है ये चीज। अब देखिए एनसीईआरटी पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले फैमिली प्लानिंग लाई गई, ठीक है। अब एकदम लाइन पे बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको समझाएंगे कि समझ में आए, वरना ऐसा नहीं कि 1 घंटा आए बर्बाद किए और चले गए। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में भी आ जाए और पता भी चल जाए कि क्या हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ये चीज़। तो जब इसकी फैमिली प्लानिंग आई गई, यानी कि फैमिली प्लानिंग के तहत में पहले तो कब स्टार्ट हुआ फैमिली प्लानिंग? तो 1951 में जो मैंने बताया था फैमिली प्लानिंग। और इसमें क्या देखा गया कि गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है इसमें इंप्रूव करेगी प्रोग्राम्स को। जैसे क्या क्या इसमें इंप्रूवमेंट लाना था इनको, तो इन्होंने क्या किया कि बोला भाई साहब देखो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि जो सेक्स से रिलेटेड यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऑपरेशन से वो चलाया गया। जैसे पॉपुलरली हमने पढ़ा भी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी कि RCH प्रोग्राम्स जिसको बोले, यानी कि बच्चे की केयरिंग के बारे में उस पर ध्यान दिया गया, ठीक है। साथ में जो सोसाइटी यानी कि जो हम लोग का समाज है उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बनाने की कोशिश की गई। आगे बात समझ में कैसे? तो ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया, जैसे मैंने बताया ना कि कभी टीवी पे भी, कभी ऑडियो पे भी, कभी क्या प्रिंट मीडिया भी करके भी, यानी प्रिंट मीडिया का मतलब क्या हो गया कि कहीं पे पोस्टर चिपका दिए, कहीं स्कूल पे पोस्टर बनवा दिए। और ये कौन करवा रहे थे? गवर्नमेंट करवाते। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता था और कभी कभी कुछ NGO के द्वारा भी, जिसको NGO बोलते, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी, ठीक है। NGO के द्वारा ये जागरूकता फैलाया जाता था, अवेयरनेस। फिर साथ में क्या है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्या है पेरेंट्स को भी, क्लोज रिलेटिव को भी, टीचर्स को भी, फ्रेंड्स को भी ये सब बोला गया कि आप इस पे ध्यान दें अपने आसपास में, या फिर मान के चलिए कि जिसे भी किसी भी तरह का सेक्स से रिलेटेड क्या समस्या होता है तो वो अपने सबसे क्लोजेस्ट के साथ में इन सब सारे बातों को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि एक फीमेल जो है जब शादी हो जाती है तो वो अपनी सबसे सगी वाली, ठीक है ना, सगी वाली क्या है फ्रेंड के साथ में सारी बातें शेयर करती हैं। क्या करती है? सारी बातें उसे शेयर करती हैं, उसे बताती हैं। आगे बात समझ में? सबसे सगी फ्रेंड जो होती है उसके साथ में शेयर करती है और ये इन सारी बातों को लेकर के वो क्या है उसे
बताती है। ऑब्वियस सी बात है, तो क्लोज के साथ में, चाहे आप कोई भी कोई क्लोज फ्रेंड के साथ में, कोई क्लोज रिलेटिव, कोई टीचर भी हो सकते हैं, जिसके साथ में क्या है कि एक स्टूडेंट जो है अपने टीचर के साथ में ज़्यादा अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। ये चीज़ फ्रेंड्स के साथ में ये हो गया। और साथ में ये भी उनको बोला गया कि भाई साहब की जो इंट्रोडक्शन यानी सेक्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन है उसे इंट्रोड्यूस करवाइए। कहाँ पे? स्कूल्स में इनकरेज कीजिए। आगे बात समझ में ये चीज। अब प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए। किससे रिलेटेड? तो सेक्स से रिलेटेड आपको क्या है, उसे प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। देखिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन की बात की गई, कारण क्या है कि जब जवानी अवस्था यानी कि जब हम लोग एडोलेसेंट यानी एडल्ट हो रहे थे, एडोलेसेंट कहने का मतलब हो गया कि किसकी हम लोग बात करें यहाँ पे, 14 साल से लेकर के 18 साल के बीच में। तो इस वक्त में ना हम बहुत सारी गलत अफवाह सुन लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि प्रॉपर तरीके से एडोलेसेंट के दौरान में ये जो है इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। किस चीज़ से रिलेटेड? रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। जैसे क्या क्या कि आपको सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए, हाइजेनिक होना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है, जैसे एड्स के बारे में, यानी ऐसे बीमारी जो बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तभी आता है जब वो क्या है, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करता है, यानी कि संबंध बनाता है, ठीक है। ये चीज, या हम लोग कह सकते हैं इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में कि सेक्स, आ रहा बात समझ में? चीज इसी को बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है, कि मेल और फीमेल के बीच में जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है वो कैसे होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे क्या है बोला गया है। साथ में ये भी एजुकेट करना है कि भाई साहब देखो फर्टिलिटी कपल किसे कहते हैं, यानी फर्टाइल कब होते हैं, पर्टिकुलर मैरिज का एज ग्रुप क्या है, क्योंकि देखिए कम एज में विवाह करना ये भी क्या है, जानलेवा होता था। कभी कभी क्या है कि जो, अब मान के चलिए कि 15 साल की कोई बच्ची है, अब 15 साल में शादी हो गया तो वो बच्ची प्रेग्नेंट तो होगी, ऑब्वियस सी होगी, फिर वो क्या करती है, बच्चे को भी पैदा कर देती थी। आ रहा बात समझ में चीज? 15 साल में ही क्या, अगर किसी की शादी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि हमें पता है कि 13-14 साल में प्यूबर्टी आ जाता है, तो 15 साल में क्या है, प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत, मतलब क्या है, प्रेग्नेंट तो वो आराम से हो सकती है। लेकिन दिक्कत किस चीज़ का है? दिक्कत है कि मदर का जो बॉडी यानी कि इस बच्ची का जो बॉडी है वो पूरी तरीके से अभी मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरीके से क्या है, मैच्योर नहीं हुआ है। आई बात समझ में चीज़? क्लियर? हाँ। तो इसीलिए फिर बाद में क्या है कि बच्चा पैदा होने के बाद में माँ को और बच्चा का ध्यान रखना। फिर ये भी चीज़ बताया गया कि किस तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो आप बच्चे को माँ का दूध जरूर पिलाएं। क्या करें? माँ का दूध उसे बिल्कुल पिलाएं, जरूर पिलाएं। साथ में मेल और फीमेल चाइल्ड में किसी भी तरह का क्या है, डिफरेंस ना करना, ठीक है। इसको क्या दिया गया, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया, किसके बीच में, मेल और फीमेल चाइल्ड में। क्यों? कारण क्या है कि पहले ना लोग बच्चियों को मार देते थे, बच्चियों को क्या करते थे, मार देते थे। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि जैसे सोशल इविल्स पहले बहुत होता था, जैसे क्या चीज़, सेक्स अब्यूज, यानी कि मेल को ज़्यादा तवज्जो मिलता था और फीमेल को कम मिलता था। साथ में क्या है कि सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते थे, ये चीज़। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया और उसे बिल्ड किया गया, कैसा सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी बनाया गया कि भाई साहब की लड़कियों पे जुल्म ना हो, लड़कियों के रेप ना हो, लड़कियों के साथ में कोई छेड़खानी ना हो। इन सब पे सरकार ने काम किया, वही यहाँ पे क्या चीज़ है, बताया गया है, ठीक है। ये चीज़ समझे कि नहीं समझे? बात को क्लियर हो गया? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि हमने बोला कि ठीक है सर, हम तो पढ़ लें यहाँ पे कि सेक्स रिलेटेड अब्यूज ना हो, तो उसके लिए क्या पहले पता कैसे चल जाता था? पहले लोग ना क्या करते थे कि जो फीमेल चाइल्ड होती थी उसको कोख में ही मार दिया जाता था। तो यहाँ पे बोले पता कैसे? कारण क्या है ना कि एक टाइम पे ना एक प्रोसेस निकल के आया, यानी कि एक वक्त में ऐसा था कि एक ऐसा टेक्निक के बारे में पता चल गया जिसको बोलते थे एमनियोसेंटेसिस। अब समझिए इसमें होता क्या एमनियोसेंटेसिस, तब फिर आपको ये चीज़ क्लियर होगा। एमनियोसेंटेसिस अगर समझ गए तब आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ होता है। ओके, देखिए यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस, अगर हम बात करें यहाँ पे कि एमनियोसेंटेसिस जो है वो क्या होता है, उस चीज़ को यहाँ पे देखिए। तो अगर हम बोले एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है ना कि जिस कोख के अंदर में इसमें क्या है कि जो बच्चा पल रहा है, अभी मान के चलिए कि सिर्फ 1 महीना हुआ, कितना मंथ की बात करें, 1 मंथ हुआ है, ठीक है। ये चीज़ होता क्या है ना कि उसमें देखा जाता है इसके अंदर में ना एक फ्लूइड होता है भरा हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एमनियोटिक फ्लूइड। अब इसे सिरिंज से क्या है कि इसे इंजेक्ट करके निकाला जाता है इस फ्लूइड को। इस फ्लूइड में पता है आपको क्या मिल जाता है? इस बच्चे का पूरा ऑल क्रोमोसोम्स क्या मिल जाते हैं? ऑल क्रोमोसोम्स आर डिटेक्टेबल, क्रोमोसोम्स आर डिटेक्टेबल, ठीक है। अब इससे क्या होता है, डिटेक्टेड,
कर सकते हैं हम लोग। अब इससे क्या होगा कि भाई साहब तो हमको ये भी पता चल जाएगा ना कि इसका जो सेक्स क्रोमोसोम क्या है, वो XX है कि XY है। आया बात समझ में? चीज क्लियर है? ये आराम से मालूम चल जाता था। तो लोग इसका ना प्रैक्टिस करने लगे। क्या प्रैक्टिस करने लगे? इविल प्रैक्टिस करने लगे। आया बात समझ में? चीज क्या करने लगे? इसको इविल प्रैक्टिस। इविल कहने का मतलब हो गया कि लोगों को ना सेक्स क्रोमोसोम पता कर लेते थे, या मालूम चलता था कि लड़की है तो इसको मरवा देते थे, यानी एबॉर्ट करवा दिया जाता था इस तरीके से। इसी को बोलते हैं क्या चीज? एमनियोसेंटेसिस। कारण क्या है कि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उसका क्रोमोसोम डिटेक्ट करके हम ये मालूम कर सकते थे कि वो मेल है कि फीमेल है। तो इस वजह से उसकी जो क्या है, उसकी हत्या हो जाती थी। आ रहा बात समझ में? क्या हो जाता था ये चीज कि उसे एबॉर्ट कर दिया जाता था। लेकिन इसका खोज क्यों हुआ था? इसका खोज इसलिए हुआ था कि अगर किसी भी जेनेटिक बीमारी को पता करने के लिए इसकी खोज हुई थी, ना कि सेक्स क्रोमोसोम, जेनेटिक को लेकर के। हम बोले जेनेटिक मतलब कि अगर किसी भी क्रोमोसोम, यानी कि किसी भी आपका क्रोमोसोम में कोई बीमारी अगर छुपा होगा तो वो पता चल जाएगा। और इसी के लिए इसकी क्या है, डिस्कवरी हुई थी। किसकी? एमनियोसेंटेसिस की। देखिए इस तरीके से क्या है, इंजेक्ट किया जाता है, ये यूट्राइन वॉल हो गया, ये एमनियोटिक फ्लूइड है, और अल्ट्रासाउंड करके पता किया जाता है कहीं बच्चे को तो ये सिरिंज नहीं ना लग रही है, तो इसलिए क्या पर्टिकुलर एक एंगल पे डाल करके इसमें से एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है और चेक किया जाता है। आए बात समझ में? ये चीज क्लियर हो गया? तो इसी को हम लोग क्या बोले यहाँ पे? एमनियोटिक फ्लूइड बोले। ठीक है, अब क्लियर हो गया इस चीज को लेकर के? समझ गए बात को यहाँ पे कि एमनियोटिक फ्लूइड यानी एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं, वो चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गया बात? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब एनसीईआरटी के लाइन पे आते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो एमनियोसेंटेसिस क्या है कि यानी कि पहले के ज़माना में क्या है कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उन्होंने क्या बहुत सारा स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटीज़ को अपना लिया था। धीरे धीरे प्रोफेशनल हो, एक्सपर्टीज हो, क्या मटेरियल सपोर्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी सुविधा आते चले गए थे। तो उसी के दौरान क्या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एक प्रॉब्लम निकल के आया। जैसे मान के चले कि एक बेटर इम्प्लांट किया गया टेक्निक का, एक बेटर टेक्निक, उस टेक्निक को क्या बोला गया? इससे हमें ये पता चलता था कि किसी भी तरह का अगर कोई आपके बच्चे में डिजीज है तो वो हम पता लगा सकते हैं। किस टेक्निक की बात कर रहे हैं यहाँ पे? एमनियोसेंटेसिस। लेकिन लोग इसको किस में इस्तेमाल करने लगे? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट में इस्तेमाल करने लगे। फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि बच्चे का लिंग पता करने लगे कि वो लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो पेट में ही क्या कर देते थे, उसको मार देते थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल फीटिसाइड्स। इसको क्या बोले हम लोग? फीमेल फीटिसाइड। इसके कारण बहुत सारी लड़कियों की जान जा चुकी है पहले के ज़माना में। ठीक है, आज से तकरीबन 50 साल या 30 साल 35 साल पहले की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इस दौरान में क्या है कि बहुत सारी फीमेल चाइल्ड का यहाँ पे डेथ हुआ था। ठीक है, कारण क्या है कि लिंग पता चल जाता था, लोग इसको क्या कर देते थे, इससे जांच करके मरवा देते थे। इसीलिए इंडिया में इसको बैन कर दिया गया। क्या किया गया? इस पे बैन किया गया। किस पे? ये बैन है, अभी प्रैक्टिस में नहीं है, ये बैन है। अगर किसी ने भी लिंग जांच करने की कोशिश की तो इसमें क्या हो जाएगा? डॉक्टर का भी लाइसेंस रद्द होगा, और साथ में क्या चीज़ है, कानूनन ये अपराध है। क्या है इसमें? कानूनन अपराध है। इसलिए कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक क्या है, लिंग की जांच नहीं करता है। आगे बात समझ में? कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी क्लिनिक लिंग की जांच बिल्कुल नहीं करते हैं। आगे बात समझ में? क्लियर है? और इसी प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए लोगों ने क्या है, मतलब कि इसका खोज किया था कि किसी भी तरह का अगर वंशिक मतलब कि पैदाशी कोई बीमारी है कि नहीं है, उसके बारे में पता लगाने के लिए। बट इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, इसलिए क्या हो गया? ये बैन हो गया। क्या हो गया? ये बैन हो गया। समझ गए बात? ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोला गया है, नीचे में आइए। अब यहाँ पे क्या बात बोला गया, जिसकी फोटो अभी बार बार आप देख रहे थे ना, वो मैं अभी दिखाता हूँ कि देखिए और भी बहुत सारे सेक्स रिलेटेड यहाँ पे डिजीज आए, जिसको मतलब क्या चीज़ है कि सेक्स रिलेटेड एरिया में काम किया गया। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। जैसे ना कि लोग अगर मान के चलो कि कभी कभी क्या है कि प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो बोले भाई साहब सिंपल सा बात है कि आप पिल्स का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि कुछ ऐसे दवाओं का खोज किया गया जिसके द्वारा आप प्रेगनेंसी को अटेंड नहीं कर सकते, मतलब उसके वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आप क्या है, उस दवा को खाएंगे तो उससे आपको क्या है, प्रेग्नेंटी बोल दी मैंने, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी फीमेल।
आया ना बात समझ में यहाँ पे। जैसे बोले कौन खोज किया, तो हमने बोला कि जैसे देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे जो कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इन्होंने क्या खोज किया, सहेली। और सहेली कैसा, एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसमें आपको क्या चीज़ है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ इसमें कोई बीमारी से ये नहीं बचा रहा आपको, बस ये क्या चीज़ है कि ये जो सहेली है इससे फीमेल बस प्रेग्नेंट नहीं होती है। आया बात समझ में। तो इस तरह का क्या चीज़ है कि कॉन्ट्रासेप्टिव लाया गया खोज में, खोज करके। और भी अभी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, वो पूरा का पूरा हम लोग और भी बहुत सारा चीज़ देखेंगे, अभी डिटेल में हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ पे किसकी बात करें, सहेली की, और CRD लखनऊ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। आया बात समझ में, CRD लखनऊ, जैसे देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा, यही है क्या होगा यहाँ पे इसका, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, ठीक है, यही क्या है, ये लखनऊ। और यहीं पे खोज हुआ किसकी, सहेली की। MCQ में पूछ सकता है, ठीक है, इसको रख लीजिएगा याद। और सहेली क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अभी आते हैं पिल पे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पिल होता क्या है, ठीक है, ये चीज़। और देखिए यही वो सहेली दवा है, ठीक है, जो कि वीक में एक बार लिया जाता है, सिर्फ वीक में कितनी बार, एक बार। कभी कभी क्या है कि अगर आप देख लीजिए इसमें टोटल 8 टैबलेट होता है, ट्वाइस अ वीक फॉर फर्स्ट 3 मंथ, पहला 3 मंथ में क्या है, एक सप्ते में 2 गोली ले सकते हैं, वरना एक वीक में 1 गोली भी आप ले सकते हैं। आ रहा बात समझ में, ये चीज़ क्लियर हो गया, आया समझ में आज तक, ठीक है। चलिए अब आते हैं वापस से उस टॉपिक पे, NCERT पे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बात बोलना चाह रहा है कि जब हमने देखा कि भाई साहब इन सब पे ध्यान दे ही रहे हैं, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे भी ध्यान दे सकते हैं। हम लोग को इंक्रीज करना था क्या चीज़, कपल एंड स्मॉल फैमिलीज, यानी कि धीरे धीरे क्या चीज़ है कि कपल्स के बीच में ये हमें जागरूकता फैलानी थी, फैमिलीज के बीच में, कि भाई साहब आपको कोई किसी भी तरह का STD ना हो, मेडिकल फैसिलिटी, इन सब चीज़ों की सुविधा बहुत अच्छे से पहुंचाई गई। और ये इससे क्या हुआ कि इससे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी है वो क्या हो गया, एक तरीके से इम्प्रूव हो गया। बोले कैसे, बोले देखिए नंबर ऑफ कपल्स बढ़ गए, बच्चा का जो बचने का चांस था, बच्चा को बचने का जो चांस था, यानी नवजात शिशु का जो बचने का चांस है वो बढ़ गया। मदर का मरने का भी रेशियो क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला मदर के मरने का जो दर था यानी रेट था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। वरना पहले क्या था, ये बढ़ा हुआ था कि बच्चा का जन्म हुआ और माँ की भी डेथ हो गई और बच्चा बच गया, ऐसे होता था कभी कभी। या तो कभी क्या होता था कि बच्चे का मौत हो गया तो माँ बच गई, तो इस तरह से पहले चलता था, ठीक है। ये चीज़ आया बात समझ में, क्लियर हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये एक इंडिकेशन मिलता है कि अगर बच्चे का जो रेट है वो बढ़ रहा है, बचने का जो रेट है वो बढ़ रहा है, जो कपल्स का रेट है वो बढ़ रहा है, माँ का मरने का जो रेट है वो घट रहा है। क्या हो रहा है, वो माँ का मरने का रेट जो है वो घट रहा है, यानी कि मदर जो है, जो मदर यानी कि न्यू बॉर्न बेबी को पैदा करने के बाद में जो मदर है वो जिंदा बच जा रही है, यानी कि मर नहीं रही है, तो क्या उसका रेट घटेगा ही ना एक तरीके से। तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि नहीं मरना हो रहा है, तो वो क्या है, बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन और क्या है कि बर्थ कंट्रोल पे फिर आया बात कि भाई साहब धीरे धीरे ये भी चीज़ देखा गया कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा। और देखिए ये चीज़ हमें मालूम है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो धरती पे जो रिसोर्स है, ठीक है, वो तो लिमिटेड है ना, वो तो नहीं ना ज़्यादा बढ़ रहा। तो इसलिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या चीज़ है, खतरा है। तो सरकार ने फिर अब क्या लेके आ गए कि सरकार लेकर के आ गए कि बोले भाई साहब कि पॉपुलेशन को हमें कंट्रोल करना है और हमें क्या चीज़ें कि इस पे काबू पाना है। और देखिए कि हमारा हेल्थ सिस्टम अब इतना अच्छा हो गया है कि हम इंडिया जो है, इंडिया वाले लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड में शायद फर्स्ट पे आ चुके हैं, शायद क्या आ ही चुके हैं फर्स्ट पे, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में टॉप पे आते हैं। क्या आते हैं हम लोग, टॉप पे आते हैं। पूरे वर्ल्ड में हम लोग का जो पॉपुलेशन है वो किस पे आ गया है, टॉप पे आ गया है। आया बात समझ में, चीज़ क्लियर है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या क्या कुछ डाटा है वो चीज़ देखिए। वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन जो है 2 बिलियन था, ठीक है, यानी 2000 मिलियन। कब की बात कर रहे हैं, 1990 की बात कर रहे हैं। और तब तक क्या चीज़ है कि 6 बिलियन था टोटल। 6 बिलियन कब तक पहुंच गए हम लोग, 2000 में। यानी ऐसे समझिए कि 1900 में जो पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन था। और जब हम 2000 की बात करें, कब की बात करें, 2000 की, यानी कि 100 सालों में अप्रॉक्स
कितना हम लोग बढ़ गए, 6 बिलियन बढ़ गए। कितना बढ़ गए, 6 बिलियन बढ़ गए। आया बात समझ में। ये चीज़ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे इंडिया की नहीं बात करें, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें। पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन था कब, 1900 में। लेकिन अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में 6 बिलियन था 2000 आते आते, यानी सन 2000, 2001, दो वही वाला 2000, ठीक है। तो 2000 में हमारा जो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन था वो 6 बिलियन, और 1990 में जो पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन था, ठीक है। और इंडिया में पता है कितना था अप्रोक्सीमेटली हमारा पॉपुलेशन, 350 मिलियन। कितना था, 350, जब हमने हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन यही पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे वर्ल्ड में से 2000 मई 2000 में इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो 1 बिलियन आ गया। मतलब समझ रहे, 6 बिलियन में से 1 बिलियन तो इंडिया में ही पॉपुलेशन है पूरा। सोचिए कब की बात कर रहे हैं, 2000 की बात कर रहे हैं, मई 2000 की बात कर रहे हैं, जो कि क्रॉस कर गया। क्या कर गया, क्रॉस, मतलब समझ रहे हैं, दुनिया का 1/3, मतलब 6 बिलियन में से 1 बिलियन इंडिया में ही है। कारण क्या था भाई, तो कारण ये था कि बहुत तेजी से जो मरने का रेट था किसका, मदर का, वो पूरी तरीके से डिक्लाइन कर चुका, यानी कि घट गया था। और बच्चे का बचने का जो रेट है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वो पूरी तरीके से इंक्रीज कर गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको गांठ बांध के याद रखिएगा। डिक्लाइन हुआ किसका, मरने का दर किसका, मदर का, जो माँ बच्चा पैदा कर रही थी उसका मरने का जो रेट है वो घट गया, और बच्चा का बचने का जो रेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस वजह से जो पॉपुलेशन है वो हम लोग का बढ़ते चला गया। और ये किसके तहत हुआ था, आरसीएच प्रोग्राम के तहत हुआ था, जो आया था ना 1951 में। कब, 1951 में एक प्रोग्राम आया था आरसीएच के, यानी कि भाई बच्चे को बचाओ। तो उसी के तहत ये सब चीज़ हमें क्या है, देखने के लिए मिला। आया बात समझ में चीज़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिपोर्ट क्या कहता है, अब उस चीज़ को देखिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है रिपोर्ट भाई, कि भाई साहब तो अब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा हो रहा, मार्जिन से भी आगे भाग रहा। तो बोले भाई साहब कि 2001 का सेंसस के तहत में फिर क्या है, हम लोग पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स 1.7% क्या है, हम लोग का क्या चीज़ है, पॉपुलेशन डबल हो चुका। ऐसे में तो क्या है, विच आवर पॉपुलेशन डबल इन 33 ईयर्स, मतलब जितना पॉपुलेशन था उसका डबल हो गया। पहले इंडिपेंडेंस जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उसके बाद देखा गया कि पॉपुलेशन डबल हो गया। कितने सालों में, 33 सालों में। और जो कि एक खतरे की घंटी थी, बिल्कुल थी खतरे की घंटी। और इस पे कंट्रोल करने के कारण क्या है, क्यों, देखिए बातें याद रखिएगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, क्लॉथिंग के लिए, भाई साहब है ही नहीं, रिसोर्सेस रहेगा ही नहीं, तो फिर खतरे नहीं होंगे, पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, लोगों के पास में रहने के, खाने के, ये सब चीज़ें है ही नहीं। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से नुकसान होगा कि नहीं होगा ये चीज़, ये आया बात समझ में। तो इसीलिए एक स्लोगन लेके आया गया, लोगों को ये चीज़ जागरूक किया गया कि देखिए, कारण क्या है ना, कि पहले लोग ना ये समझते ही नहीं थे कि अगर जब संबंध बनाते थे तब एक बच्चा पैदा हो जाता था। समझ रहे मेरी बात को, ये चीज़ जब भी संबंध बनाना होता था तो कहीं ना कहीं पहले के ज़माने में लोग उस मेथड को इस्तेमाल नहीं ना करते थे कि बच्चा ना हो बस। क्योंकि देखिए एक सेक्सुअल डिजायर होता है बॉडी का, तो ऐसा नहीं कि एक बच्चा होने के बाद में कि जो कपल्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से संबंध नहीं बनाते, ऐसा नहीं है, बनाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में क्या करते थे ना, कि जो कॉन्डम्स का इस्तेमाल हो गया, जिसको हम लोग आज के डेट में कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, आ रहा बात समझ में चीज़, उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। या तो और भी बहुत सारे जो मेथड्स आज के डेट में चलते हैं वो सब लोग पहले इस्तेमाल ही नहीं करते थे। आ रहा बात समझ में चीज़। तो इसी वजह से क्या हुआ कि जो पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो लोगों को जागरूक किया गया, क्या चीज़, कि भाई साहब आप इस्तेमाल कीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। किसका इस्तेमाल कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। और लोगों को पोस्टर के थ्रू, बिल्स के थ्रू, यानी कि पोस्टर्स, पोस्ट कार्ड हो गया, स्कूलों में, इन सब में क्या है कि दिखाया जाता था कि एक छोटा सा परिवार है, कपल है, जिसके 2 ही बच्चे हैं, और स्लोगन क्या रहता था, हम 2 हमारे 2। ठीक है। और भी बहुत सारा ऐसा पॉलिसीज लाया गया कि भाई साहब आप एक चाइल्ड नॉर्म, यानी 1 चाइल्ड नॉर्म, यानी कि आप एक ही बच्चा को अपना सकते हैं, एक बच्चा को भी क्या है, अपना सकते हैं। ये सब क्या है, राइज लेकर के आया। साथ में क्या है, शादी करने का एज निर्धारित किया गया। पहले क्या है ना कि शादी 15 साल में हो जाता था, 14 साल में हो जाता था, 12 साल में ही हो जाता था। लेकिन अब बोला गया नहीं भाई, शादी सिर्फ और सिर्फ 18 साल में। लड़के का जो उम्र है वो कितना होना चाहिए, 21। लड़की का उम्र कितना होना चाहिए, 18। इससे कम में आप शादी नहीं करेंगे। अगर कर दिए, अगर किसी ने केस कर दिया तो आप पे कानूनन क्या हो जाएगा,
आपको मतलब कि जो भी गार्जियन है उसको क्या चीज़, एक तरीके से पनिशमेंट मिलेगा सरकार की तरफ से। आया बात समझ में ये चीज़। अब बोले कैसे, किस तरीके का स्लोगन हमें देखने के लिए मिलता था बोर्ड पे, तो चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि किस तरीके से दिखता था। जैसे देखिए क्या चीज़ है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि एक पोस्ट कार्ड है। ये पहले के ज़माने में जो पोस्ट कार्ड होता था ना, पोस्ट कार्ड, वही लिफाफा में जो हम लोग चिट्ठी में लेटर में देते थे, वो पोस्ट कार्ड का फोटो देख रहे हैं कि ए स्मॉल फैमिली इज हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। देखिए क्या लिखा है ऊपर में स्लोगन, छोटा परिवार सुखी परिवार। आया बात समझ में। यही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि जैसे यहाँ पे लोग ना, इसको भी पहले लोग क्या करते थे कि हर एक साल में क्या है कि बच्चा बच्चा होते जा रहा मदर को, तो उसमें स्लोगन ये भी लाया गया, अगला बच्चा अभी नहीं 3 साल बाद, यानी कि जिससे कि माँ की भी जान बच जाए और बच्चे का भी स्वास्थ्य बना रहे और पॉपुलेशन में भी क्या है कमी आए। ठीक है, फिर देखिए छोटा परिवार सुखी परिवार। देखिए स्कूल है, स्कूल का बिल्डिंग पे ये क्या है, एक पेंटिंग बना करके लोगों को जागरूक किया जाता था। ठीक है, देखिए एक परिवार दो बच्चे, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस जगह पे ना, शायद आपको दिख नहीं रहा, एक परिवार दो बच्चे, एक परिवार दो बच्चे, इधर दिख रहा है एक फूल। यहाँ पे शायद एक ऐसा भी स्लोगन आता था, एक फूल मतलब ऐसे था कुछ स्लोगन, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे रहता है। ठीक है ना, ये चीज़ समझे कि नहीं समझे बात है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से पोस्टर आता था। अब बोले कि ठीक है, इसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या लाया गया। हमने बोला देखो भाई क्या क्या लेके आया गया उस चीज़। देखिए क्या बोले कि जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाया गया, तो बोले कि सबसे बेस्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, हमने बोला कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके तहत में क्या है कि आप सेक्सुअल ड्राइव यानी कि आपस में मेल फीमेल जो है सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट भी कर सकते हैं अपना, लेकिन बच्चा पैदा किए बिना उसमें आप प्रेगनेंसी यानी कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, या तो अनवांटेड वहाँ पे क्या चीज़ है, प्रेगनेंसी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखिए पहले के ज़माना में क्या होता था ना कि लोग सेक्सुअल ड्राइव मतलब कि संबंध बनाना, मेल और फीमेल शारीरिक संबंध बना रहे वहाँ पे, या तो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना या तो सेक्सुअल एक्ट करना। ठीक है, ये सब का हिंदी मतलब सिंपल सा होता है कि पुरुष और स्त्री आपस में क्या चीज़ है कि शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ठीक है, या तो एकदम सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो सेक्स। ठीक है, लेकिन ये बायो में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसको हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट बोलते हैं या कॉपुलेशन बोलते हैं या संबंध बनाना बोलते हैं, शारीरिक संबंध है। ठीक है, ये चीज़। तो ये जब करना होगा तो इस दौरान में आप सिंपल सा मेथड इस्तेमाल कीजिए। कौन सा मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इसके तहत में क्या है कि बच्चा पैदा होगा ही नहीं, और बच्चा पैदा नहीं होगा तो पॉपुलेशन भी कंट्रोल रहेगा। तो इसी को सरकार ने पूरा जागरूक किया और इसको फैलाया। बोले कौन कौन सा मेथड है, तो हमने बोला नेचुरल तरीके से, बैरियर मेथड है, आईयूडी है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, इंजेक्ट करके आप कर सकते हैं। अब क्या क्या है ये सारा चीज़, सर्जिकल, ये सब चीज़ हम लोग अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल मेथड में। क्या अभी हम लोग देखेंगे नेचुरल। हम बोले नेचुरल में सबसे पहला ना पीरियोडिक अब्स्टेंस को देखते हैं। पीरियोडिक अब्स्टेंस का मतलब क्या होता है ना कि याद होगा अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है भैया, देखिए मैं पहले बोला हूँ कि आप अगर रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत 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 फायदा होगा। बोले कैसे, बोले याद होगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल 28 डेज का चलता है, और मैंने बोला कि स्टार्टिंग के डेज में क्या एंडोमेट्रियम वॉल ग्रो करते हैं, और जो फर्टिलिटी यानी कि ओवम जो है, ओवम का निकलने का जो डेट है आपको पता होगा कि कौन सा डेट होता है, 14th डे, 13 डे भी हो सकता है और 15 डे। तो ज़्यादातर जो हाईली चांसेस होता है ना फर्टिलिटी यानी कि इस दिन में मेंस्ट्रुएशन के बाद में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, यानी कि 9वां दिन से लेकर के 15वां दिन के बीच में, ठीक है ना, 9वां दिन से लेकर के 15वां दिन के बीच में सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होने की चांसेस होती है। अगर इसके अलावा अगर आप बिना किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का संबंध बनाते हैं, ठीक है, ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड ही है लेकिन ये नेचुरल है। इसमें आप बाहर से कुछ नहीं ले रहे, ना कॉन्डम्स ले रहे, ना किसी तरह का आप इंजेक्शन लिए, ना किसी तरह का हार्मोन लिए। ठीक है, ये सब चीज़ आप कुछ भी नहीं ले रहे। आ रहा बात समझ में, ये नेचुरल मेथड में आता है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक अब्सेंस बोलते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक अब्सेंस का मतलब कि पीरियड्स के बाद में जो है यहाँ पे बेसिकली ये उस दौरान का फेज है कि जिसमें ओवम निकलता है। क्या निकलता है यहाँ पे, ओवम निकलता है, और ओवम निकलेगा तभी ना ये फर्टिलाइज करेगा, किसके साथ में, स्पर्म के साथ में। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि 9 से लेकर के 15 या 16 दिन तक ओवम क्या है, कभी भी बीच में रिलीज हो गया और 2 दिन के बाद में फिर संबंध बनाइए तो जो प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो लो रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रेगनेंसी के चांसेस लो रहते हैं। आगे बात समझ में
क्लियर हो गया। प्रेगनेंसी के चांसेस लो रहते हैं, इसलिए हाई कब रहते हैं, तो हमने बोला जो हाई है वो 9 से लेकर के कौन सा दिन, 15वां दिन के बीच में या 16वां दिन के बीच में ज़्यादा चांसेस होता है। समझ गए बात को, ये चीज़ क्या होता है, ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको बोले पीरियोडिक एब्सेंस। बोले इसके अलावा हमने बोला देखिए यहाँ पे जैसे क्या चीज़ है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि अच्छा ये फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इससे देखिए एक और जो है पीरियोडिक एब्सेंस में अगर हम बात करें कि इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसे हम लोग बोलते हैं विड्रॉल मेथड। ठीक है, अभी एनसीईआरटी में अभी हम लोग देखेंगे इसको कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विड्रॉल मेथड। ठीक है, विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब क्या है कि ये कॉप्यूलेशन करना हो रहा है, कॉप्यूलेशन, तो कॉप्यूलेशन करना हो रहा है। इस दौरान में क्या है कि जो सीमेन है यानी कि जो सॉरी स्पर्म की बात करें यहाँ पे, जो स्पर्म है यानी कि सीमेन जो है वो क्या है कि फीमेल के बॉडी के अंदर ना रिलीज करके आउटसाइड रिलीज किया गया। क्या किया गया, आउटसाइड रिलीज किया गया। आगे बात समझ में चीज, इसको बोलते हैं विड्रॉल, विड्रॉल कॉप्यूलेशन, यानी कि जो पेनिस है उस पेनिस को क्या किया गया, बॉडी से, फीमेल के बॉडी से बाहर निकाल लिया गया। क्या किया गया, बाहर निकाला गया और स्पर्म जो है वो बाहर रिलीज किया गया। क्या किया गया, बाहर रिलीज किया गया। जिस दौरान इसी के वजह से क्या है कि जो ये सीमेन है वो क्या चीज़, एक तरीके से स्पर्म या सीमेन जो है यहाँ पे सीमेन जो है वो फीमेल के बॉडी में रिलीज ही नहीं हुआ, तो बॉडी में रिलीज नहीं हुआ तो फीमेल क्या यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या चीज़ है, प्रेग्नेंट नहीं होगी। अगर ये सही टाइम पे क्या चीज़ है कि पेनिस को बाहर निकाला जाए तो, आगे बात समझ में, इसमें पेनिस को सही टाइम पे बाहर निकालना पड़ता है ताकि जो सीमेन है वो फीमेल के बॉडी में या वेजाइना में रिलीज ना हो। ठीक है, ये चीज अब देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उस चीज को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले तो यहाँ पे देख लीजिए पीरियोडिक एब्सेंस में क्या बोला। पीरियोडिक एब्सेंस में जो अवॉइड करना, ध्यान से सुनिए, कपल को अवॉइड करना चाहिए कोइटस। कोइटस का मतलब होता है संबंध बनाना। ठीक है, कोइटस का मतलब भी क्या होता है, संबंध की बात कर रहे हैं। कब से कब, 10 से लेकर के 17 दिन तक में। कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में। क्यों, क्योंकि उस दौरान में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब क्या चीज, ओवम निकलता है। क्या निकलता है, ओवम। ठीक है, ये चीज आगे बात समझ में। फिर उसके बाद में देखिए दूसरा कौन सा मेथड था, मैंने यहाँ पे बताया कि जो दूसरा मेथड है भैया, दूसरा मेथड यहाँ पे क्या हो गया, विड्रॉल या कोइटस इंटरप्ट। इसमें क्या बोला, एकदम ध्यान से सुनिए कि इसमें बोला है कि जब आप यहाँ पे संबंध बना रहे तो जो मेल है, मेल पार्टनर, वो विड्रॉ कर लेगा। क्या विड्रॉ कर लेगा, पेनिस को विड्रॉ कर लेगा। कहाँ से, वेजाइना से। और वेजाइना से विड्रॉ करके वो एजाकुलेट करेगा। मतलब कि किसको एजाकुलेट करेगा, यहाँ पे सीमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो इसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा, यानी कि बाहर रिलीज करेगा। किसकी, स्पर्म की बॉडी से। कहाँ से, वेजाइना से जस्ट बाहर निकाल करके उसको रिलीज कर देगा। अगला जो मेथड है उसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। अब ये लैक्टेशनल एमोनेरिया क्या है कि जब जो फीमेल है आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद में क्या होता है ना कि बेबी के बर्थ के बाद में जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है, ठीक है, बच्चे को क्या कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, उस दौरान तक में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बंद रहता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे क्या है, मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे अब्सेंस होता है। क्या होता है, अब्सेंस होता है, मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं। किस दौरान में, जब फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद में बेबी का बर्थ हो चुका है, वो जब तक दूध पिलाएगी, जब तक, इन सेंस कहने का मतलब है कि मैक्सिमम जो है 6 महीना या 9 महीना तक क्या चीज़ है कि दूध पिलाया जाता है बच्चे को। तो 9 महीने तक ये माना जाता है कि फीमेल में उस दौरान में क्या चीज़ है, फीमेल में उस दौरान में मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन उस दौरान में क्या चीज़ है आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं तो फीमेल फिर से प्रेग्नेंट होगी नहीं। तो इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमोनेरिया। और लैक्टेशनल वर्ड का मतलब क्या हो गया कि लैक्टेशनल का मतलब हो गया कि ऐसा क्या बोलते हैं, कहाँ गया वर्ड, हाँ देखिए यहाँ पे, लैक्टेशन करना यानी कि पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब होता है कि डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या होता है पार्चुरेशन का मतलब, डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, बेबी के डिलीवरी के बाद में जो लैक्टेशन वाला पीरियड आता है, यानी कि मिल्क फीडिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ठीक है, बच्चे को। तो उस दौरान भी क्या है कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है वो अब्सेंट रहता है। क्या रहता है उस दौरान में, अब्सेंट रहता है। ठीक है, ये हो गया नेचुरल मेथड। आ रहा बात समझ में। अब आते हैं बैरियर मेथड।
बैरियर मेथड में क्या है भाई, बैरियर मेथड में यहाँ पे हम लोग देखिए कि बैरियर मेथड में हम लोग जानते हैं क्या चीज़, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि कॉन्डम्स की बात कर रहे हैं। और ये सबसे इफेक्टिव होता है। देखिए जो नेचुरल मेथड था वो लेस इफेक्टिव है, वो क्या है, लेस इफेक्टिव नहीं, लेकिन सबसे बेस्ट इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको कहेंगे आप, बैरियर मेथड को। बैरियर मेथड में कौन, बैरियर मेथड में कॉन्डम्स आ गए, ठीक है। ये किससे बने होते हैं, थिन रबर से, लैटेक्स का शीथ से बने होते हैं, यानी कि प्लांट से, जो कि पेनिस के ऊपर में कवर करके मेल या फीमेल भी जो है इसे यूज कर सकती है। और फीमेल के लिए भी क्या है, फीमेल कॉन्डम्स आते हैं, मेल कॉन्डम आते हैं। आ रहा बात समझ में चीज, क्यों, क्योंकि जब क्वाइटस के दौरान यानी कि संबंध बनाते दौरान में जो सीमेन निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा इसी कॉन्डम्स के आगे का जो टिप पोर्शन है उस पर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इस दौरान में जो रिप्रोडक्टिव यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उस पर ये नहीं जा पाएगा, यानी कि वजाना में रिलीज नहीं होगा। तो फीमेल के बॉडी में स्पर्म गया ही नहीं, तो स्पर्म गया नहीं तो फिर फीमेल प्रेग्नेंट होगी नहीं। और इसको एक और नाम से जानते हैं, पहले जब सरकार इसको चलाए थे तो सरकार का जो सरकारी यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कॉन्डम का जो नेम था वो निरोध था। क्या था वो, निरोध था। इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या बोलेंगे उसको, निरोध। किसके द्वारा, पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल, ठीक है। मेल का कॉन्डम का जो पॉपुलर ब्रांड का नाम क्या है, निरोध है। क्या है, उसको बोलते हैं निरोध। और सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, बेनिफिट इफेक्टिव इस बैरियर मेथड का क्या है कि ये आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, जैसे एड्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से ये बचाता है। बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजल, यानी कि दोनों है वो डिस्पोजल हैं। डिस्पोजल कहने का मतलब हो गया कि इसे आप एक बार इस्तेमाल करके वन यूज है, ये इसे आप फेंक सकते हैं और इजीली आप इसे खुद से भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला है, देयर बाय गिव प्राइवेसी टू दी यूजर्स, मतलब कि इसे क्या है, प्राइवेसी, यानी कि इसे खुद से मेल और फीमेल इसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इसका खुद से क्या है, मेल और फीमेल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ये चीज। अब जैसे यहाँ पे देखिए याद रखिएगा पहला चीज कि पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है मेल का, तो निरोध। क्या बोलते हैं उसको, निरोध, ठीक है, मेल कॉन्डम का, ठीक। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे कि ये हो गया सर्वाइकल कैप्स। क्या है ये, सर्वाइकल कैप, ठीक है। इसी तरह का आपको क्या, सर्वाइकल कैप कैसे इस्तेमाल किया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको ये भी किस में आता है, बैरियर मेथड में आता है सर्वाइकल कैप। फिर वॉल्ट्स भी आते हैं, क्या आते हैं, वॉल्ट्स आ गए, ठीक है, वॉल्ट्स होते हैं। डायफ्रैगम हो गए, डायफ्रैम हो गए, ठीक है, जो कि फीमेल का ये जो वेजाइनल पैसेज है, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेजाइनल पैसेज, ठीक है। ये आगे में जो दिख रहा है ना, ये वाला जो हम रेड से मार्क कर रहे हैं, ये इसका यूरिनरी ब्लैडर है। फीमेल में ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसे। क्या बोल रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। और यहाँ ये है वर्म, जहाँ पे बेबी डेवलप करता है। ये क्या है, ये वर्म है, ये क्या है, ये वर्म है, ठीक है, वर्म, ठीक है ना। और ये फिंगर से इंसर्ट करना पड़ता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, बट क्या है कि इसे यूज किया जा सकता है। ये थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं बट यूजेबल होते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, ये चीज़ आगे बात समझ में क्लियर। ये देखिए उसके बाद में अब आते हैं हम लोग क्या कि कौन सा, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो कि आप बहुत ही फेमसली आप जानते हैं, इसको हम लोग कॉपर टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कॉपर टी। और ये क्या है, IUT में इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंडर आता है। किसके अंडर आता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के अंदर में ये आता है, ठीक है ये चीज। अब बोले कैसे, चलिए एनसीईआरटी के लाइन में चलते हैं पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो मैंने बात किया था कि जो सीमेन है वो इसी जगह पे स्टोर होता है। क्या है कि जो आगे मैं आपको इस तरह का जो उसका बनावट है यानी कि फॉर्मेशन है कॉन्डम्स का, वो इसी पोर्शन पे क्या है कि वो स्टोर होता है सीमेन। क्या होता है यहाँ पे, सीमेन स्टोर होता है। और ये फीमेल कॉन्डम है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है फीमेल कॉन्डम, और ये क्या हो गया, ये मेल कॉन्डम है, ठीक है ये चीज़। और ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता भी है। और जैसे यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए बात किया गया बोथ मेल एंड फीमेल यूज डिस्पोजेबल होते हैं। साथ में डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट, अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, ये भी बैरियर मेथड, ये रबर से भी बने होते हैं, ये भी लैटेक्स से बने होते हैं। जैसे सर्वाइकल कैप्स हो गया, ठीक है, रबर हो गए, बहुत ही एकदम सॉफ्ट होता है, ऐसा नहीं कि हार्ड रबर, ठीक है ना। वॉल्ट्स हो गए, ये सब भी क्या करते हैं, क्वाइटस के दौरान में ये प्रिवेंट करते हैं किस चीज़ का, कि स्पर्म को एंट्री नहीं देते हैं,
ठीक है। और साथ में क्या है, ये कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, तो सर्विक्स में। अभी मैंने सर्विक्स का फिगर दिखाया आपको, सर्विक्स में इस्तेमाल करते हैं। साथ में और भी इनके इसके साथ में क्या है ना कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या कुछ जेली ऐसे आते हैं जो कि इस्तेमाल किया जाता है इन बैरियर मेथड के साथ में। जैसे मान के चलिए कि ये हो गया कैप, अभी मैंने आपको जो फिगर दिखाया ये हो गया ऐसे कैप, ठीक है, ये हो गया कैप, सर्वाइकल कैप ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर में क्या होता है ना कि इसके ऊपर में ना क्रीम लगा दिया जाता है। इसके ऊपर में क्या है, क्रीम लगा दिए। कौन सा क्रीम लगाए इसके ऊपर में, इसके ऊपर में लगा दिए हम क्रीम स्पर्मिसाइडल। और स्पर्मिसाइडल क्रीम लगाने की वजह से क्या होगा ना कि जब स्पर्म इसके पास में पहुंचेगा, ठीक है, सर्विक्स के पास में पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा ना कि ये स्पर्मिसाइडल क्रीम्स उस स्पर्म को किल कर देगा। क्या कर देगा, उसको किल कर देगा। स्पर्मिसाइडल क्रीम का काम ही होता है कि स्पर्म को मार देना। आगे बात समझ में चीज क्लियर हो गया। तो उसका इस्तेमाल करते हैं साथ में, इनके साथ में भी यूज करते वक्त में किसका, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट्स ये चीज़। लेकिन हाँ ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मदद से आप STDs से नहीं बच सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसमें आपको हो जाएगा। अगर आपने डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स या वॉल्ट इस्तेमाल किया तो आपको एड्स या HIV बीमारी होने की चांसेस होगी ही होगी। समझ में आया बात ये चीज़। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कौन बचाएगा आपको, मेल और फीमेल कॉन्डम, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के ऊपर में। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस क्या काम करता है भाई साहब, तो सिंपल सा भी मैंने आपको एनसीईआरटी में भी यहाँ पे ये फिगर आपने देखा था। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब कि यूट्रस के अंदर में इसको इंसर्ट किया जाता है। किसके अंडर में, किसके अंदर में इसको इंसर्ट किया जाता है, यूट्रस में। वहाँ पे इसको यूज किया जाता है यूट्रस में। और किसके मदद से इसको करते हैं, डॉक्टर, एक्सपर्ट नर्स के थ्रू क्या है इसको वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है। डॉक्टर और नर्सेस के मदद से इसको वेजाइना में क्या किया जाता है, इसको इंसर्ट किया जाता है। आगे बात समझ में चीज पहले। अब यहाँ पे समझिए कि जो IUT है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, हाँ IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है वो 3 प्रकार के आते हैं। कितने प्रकार के आते हैं, 3 प्रकार के। एकदम ध्यान से एकदम सुनिएगा, हम बात बार बार कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको पता चले प्रॉपर, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक आता है नॉन मेडिकेटेड UTI, नंबर 1, इसको हमने बोला नॉन मेडिकेटेड। दूसरा आता है कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, क्या आता है, कॉपर रिलीजिंग IUDs, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। फिर तीसरा आता है हार्मोन रिलीजिंग, क्या आता है तीसरा, हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ठीक है, ये चीज़ तीसरा क्या आता है, हार्मोन रिलीजिंग IUDs। अब तीनों अलग अलग समझिएगा। नॉन मेडिकेटेड में एग्जाम्पल है इसका लिपिल लूप, क्या है, लिपिल लूप। ये नॉन मेडिकेटेड होता है, बस इस तरह से काम करता है कि जब इसको आप इंसर्ट कीजिएगा वेजाइना के पैसेज में तो ये स्पर्म को क्या करेगा कि स्पर्म को एक तरह से रोकने की काम करेगा, मतलब एक तरह से अनकंफर्टेबल फील कराएगा वहाँ का टिश्यू को। अब बोले कि नहीं समझे इंट्रा यूट्राइन में कहाँ पे काम करता है, चलिए फिगर देखते हैं तब समझते हैं। ओके देखिए यहाँ पे, अब आपको दिख रहा होगा फिगर, इसमें देखिए इस जगह पे ये है यूट्रस, यही है यूट्रस, यहीं पे क्या यूज किया गया, ये IUD इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। होता क्या है कि यहाँ पे हमने इसको इससे फिट कर दिया, ठीक है। अब फिट करने के बाद में ये हो गया वेजाइनल पैसेज, अब समझ रहे हैं ना, ये वेजाइनल पैसेज हो गया। अब यहाँ से जब स्पर्म जो है सॉरी यहाँ पे जब इंसर्ट होगा, क्या इंसर्ट होगा, पेनिस, तो स्पर्म छोड़ेगा, स्पर्म रिलीज होगा। तो स्पर्म जब रिलीज होगा ना तो उस दौरान में यहाँ पे क्या है कि जब स्पर्म अंदर जाएगा तो ये जो IUD है वो उस स्पर्म को क्या कर देगा, स्पर्म को किल करेगा, स्पर्म को क्या करेगा, किल करेगा। आया बात समझ में, स्पर्म को क्या करेगा, किल कर देगा। आप समझे बात को, ये चीज़ ये। अब यहाँ पे देखिए जो IUD है वो 2 तरीके का होता है। IUD क्या होता है, 2 टाइप का, मतलब 3 टाइप का मैंने बताया अभी यहाँ पे। एक नॉर्मल जो था, ठीक है, दूसरा कॉपर रिलीजिंग था, और तीसरा जो था हार्मोन रिलीजिंग। तो इसके अंदर में ये जो कॉपर टी है ना, इसके अंदर में क्या है ना कि हार्मोन होते हैं, इसके अंदर में हार्मोन भरा होता है, इसमें कॉपर लगा होता है। ये जो है ना, ये आपको जो गोल गोल दिख रहा है ये कॉपर वायर है, ये क्या है, ये कॉपर वायर है, ठीक है, ये चीज़। चलिए पहले देखते हैं कैसे काम करता है, कैसे फंक्शन करता है, तब उस पर आते हैं बात पे। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये हार्मोनल IUD है, ठीक है, ये कॉपर IUD है, इस पर क्या है, ये कॉपर वायर लगा है। कॉपर क्या काम करता है ये भी बताते हैं, कॉपर वायर लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये देखिए ये कॉपर टी है,
सबसे फेमसली यूज किया जाता है कॉपर टी, यही है कॉपर टी, आपको दिख रहा। फिर ये देखिए हाथ में लिया हुआ है, ये क्या है, ये भी है कॉपर टी, दिख रहा है, इसमें कॉपर है, कॉपर इसमें लगा हुआ है, कॉपर टी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे काम करता है, फंक्शन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जैसा मैंने अभी बताया आपको, क्या बताया कि जो आईयूडी है, कॉपर रिलीजिंग आयन, ठीक है, यहाँ पे एक होता है नॉन मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड में लिपल लूप आपको याद रखना है। दूसरा मैंने, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया यहाँ पे आयन रिलीज करता है जो कॉपर आयन, कॉपर आयन में एग्जांपल याद रखिएगा CuT, कॉपर CuT कॉपर टी, Cu7 मल्टी लोड 375, ये सब क्या है, ये ऐसे हैं जिसमें कॉपर रिलीज होता है। तीसरा में जो है, तीसरा टाइप का जो था आईयूडी, वो हार्मोन रिलीज करता था, कैसा, जैसे प्रोजेस्ट्रा, LNG-20, ये एग्जाम्पल है। अब काम कैसे करता है वो समझिए। जो हार्मोन रिलीजिंग वाला आईयूडी है ना, उसमें जो कॉपर आयन है वो क्या करता है ना कि स्पर्म का मोटिलिटी रेट को कम कर देता है। मोटिलिटी मतलब कहने, मोटिलिटी स्पीड का बात कर रहा है यहाँ पे, कि जो स्पर्म जितना तेजी से वेजाइना की तरफ में जाता है ना, उसको स्लो कर देता है। और साथ में ये क्या करता है ना कि जो स्पर्म है उसका जो फर्टिलाइजिंग का कैपेसिटी है उसको भी घटा देता है। मतलब कि अगर ओवम के साथ में मिल भी गया ना, तो क्या है, जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट हो ही नहीं पाएगी। और साथ में स्पर्म भी यहाँ पे क्या चीज़ है, स्पर्म भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। स्पर्म भी यहाँ पे उतना तेजी से मूव कर ही नहीं पाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। हमें पता है कि जब वेजाइना में स्पर्म रिलीज होता है ना, वो बहुत स्पीड से जाता है, लेकिन उसका क्या है कि जो मोटिलिटी यानी कि मूव करने का जो रेशियो, मतलब मूव करने का जो स्पीड है, उसको एकदम पूरा सप्रेस कर देगा। क्या कर देगा, सप्रेस। कौन करता है, कॉपर आयन, इसलिए कॉपर टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। साथ में यहाँ पे जो कि हार्मोन निकलने वाला आईयूडी है, हार्मोन निकलने वाला क्या काम करता है कि जो इम्प्लांटेशन, मान के चलिए ये कैसे काम करता है कि बोला ठीक है भाई तुम फर्टिलाइज हो जाओ ओवम के साथ में, लेकिन हम यूट्रस में इम्प्लांट होने ही नहीं देंगे। यूट्रस में क्या है ना कि इम्प्लांटेशन होने ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस दौरान में जो सर्विक्स है वो क्या हो जाता है, सर्विक्स में वहाँ पे बेसिकली क्या है कि सर्विक्स से पास तो हो गया स्पर्म, लेकिन वहाँ पे इम्प्लांट होने ही नहीं दिया। किसका इम्प्लांट नहीं होने दिया, एम्ब्रियो को। यानी ऐसा हार्मोनल डिसबैलेंस कर देता है। क्या कर देता है, हार्मोन डिसबैलेंस। और साथ में देखिए क्या बोला, आईयूडी जो है ना आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, किसके लिए, फीमेल के लिए। ये बात याद रखिएगा MCQ के लिए। आईयूडी क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, किसके लिए, फीमेल्स के लिए। ठीक है, ये चीज़। अब जैसे यहाँ पे क्यों आइडियल बोले भाई, आइडियल क्यों कहें, कोई रीजन स्पेशली, बिल्कुल है रीजन। कारण क्या है कि दो बच्चों के बीच में गैप रखना या बच्चों के बीच में स्पेस रखना, बेसिकली उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उपाय अपनाया जाता है। लेकिन बोला जाता है अनमैरिड गर्ल इसका इस्तेमाल करने से उनके लिए थोड़ा सा क्या है, एक तरह से दिक्कत हो सकता है ये चीज़। क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि जो ये होते हैं कुछ ऐसे सरकमटेंस, यानी कि टिश्यू में या फिर वहाँ का जो एक तरह से बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ ऐसे क्रिएट कर देते हैं एनवायरनमेंट, जिसके वजह से क्या चीज़ है कि बाद में प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होता है। इसीलिए ऑलरेडी एक बार अगर कोई फीमेल पहले से बेबी है तो दूसरे बेबी के लिए प्लान करने के लिए कर सकते हैं कि कॉपर टी का क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर टी का करते हैं। आगे बात समझ में चाहिए। उसके बाद में आता है क्या चीज़ कि भाई साहब की प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, यानी देखिए ये सब क्या है, हार्मोन से बना हुआ कॉम्बाइन गोली है। क्या है, कॉम्बाइन गोली, पिल्स जिसको बोलते हैं। बेसिकली इसको कौन इस्तेमाल करते हैं, इसको भी फीमेल के लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया। और पॉपुलरली जिसको किस नाम से जानते हैं, पिल्स के नाम से। ये बेसिकली 21 दिन तक लिया जाता है। बीच में जो 7 दिन का गैप होता है, क्या चीज़ है, उस दिन में आप इसको नहीं खाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि उस दौरान में पीरियड्स होते हैं, बेसिकली मेंस्ट्रुएशन गैप जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स के दौरान में तो ऑलरेडी क्या है कि ब्लड रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, ये चीज़। तो इस वजह से यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा कि आफ्टर 7 डेज के गैप के बाद में, मतलब कि फिर से वापस से वो गोली क्या चालू हो जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिल्स। ये प्रिवेंट करता है क्या, कॉन्सेप्शंस, यानी कि बेसिकली फीमेल के डिजायर के लिए, यानी कि फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कॉन्सेप्शन। बेसिकली कहने का मतलब है कि फीमेल अपने डिजायर को पूरा कर सकती है, यानी कि वही सेक्सुअल कांटेक्ट की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि ओव्यूलेशन को भी साथ में रोक देगा और इम्प्लांटेशन को भी नहीं होने देता है। कारण क्या है कि ये एक तरीके से जो हार्मोन है उसको डिसबैलेंस कर देता है। हार्मोन को क्या कर देता है, डिसबैलेंस, प्रॉपर तरीके से हार्मोन को लेवल पे रहने ही नहीं देता है। तो उस वजह से क्या है, प्रेगनेंसी होने में दिक्कतें होती हैं।
ठीक है। और साथ में क्या है कि म्यूकस रिलीज होता है, म्यूकस टू प्रिवेंट। साथ में और क्या होता है कि साथ में बहुत सारे म्यूकस, मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में म्यूकस भी रिलीज होता है, ताकि जो स्पर्म है अगर इंटर कर भी रहा है ना वेजाइनल पैसेज से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के तरफ में, तो वो उसको क्या कर देगा, एक तरीके से प्रिवेंट कर देगा। जो पिल्स है वो बहुत इफेक्टिवली होता है, और इसका साइड इफेक्ट होता है लेकिन कम होता है, साइड इफेक्ट होता है लेकिन कम होता है। और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता है, सहेली का। किसका, सहेली। क्यों, क्योंकि इसको सप्ताह में एक ही बार खाया जाता है। आया बात समझ में। इसको वीक में एक बार ही खाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, सबसे इफेक्टिवली यूज करने वाला मतलब कि पिल्स कौन, सहेली। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आईपिल हो गया, उसकी बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आईपिल की अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे किसकी बात करें यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे आपको पिल्स दिख रहा। अब ये पिल्स जो है ना बेसिकली क्या है कि ये एक बार मंडे से शुरू ऐसे करके एक दिन चलते चला जाता है, ठीक है। अब बोलेंगे एक सर कि यहाँ पे तो मंडे हर बार लिखा, नहीं देखिए डेट देखा जाता है कि जैसे अभी कौन सा डेट में चल रहा है आपका, कौन सा दिन है, तो बोलेगा अभी आज का दिन है 11 और दिन कौन सा है, मंडे। तो हमने बोला चलो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से किया, फिर कल ट्यूजडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर ऐसे वो गोल घूमते रहेगा। आ रहा बात समझ में चीज़। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ और देखिए इस वाले फिगर में, जैसे आपने क्या है कि मंथ में यहाँ पे स्टार्ट किया, ये स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चला, महीना का कोई डेट इससे मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डेट चल रहा, ठीक है। ये चीज आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा डेट चल रहा है, वो उस दिन से आपने खाना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 9 10 ऐसे ऐसे करके। अब यहाँ पे खाते खाते आ गया आपका कौन सा, उस दिन आ गया आपका पीरियड्स, ठीक है। फीमेल में क्या आ गया, ये पीरियड्स के डेट आ गए। तो बेसिकली जिसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये वहाँ से स्टार्ट होता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, बेसिकली क्या है कि 5 दिन ऐसे चलते हैं, 4 दिन 5 दिन, किसी में 6 दिन भी, लेकिन यहाँ पे 7 दिन का गैप दिया था। और ये जो गोली है ना, ये जो गोली है इसमें कोई भी हार्मोन नहीं होता है, बस ऐसा ही गोली होता है, बस ऐसा ही नॉर्मल होता है कि ताकि आपका रूटीन ना टूटे। अगर आप इसको खा भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे ये चीज। लेकिन हाँ इन सारे जो ऊपर वाले गोली है ना, ये गोली ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। ये गोली जो है ऊपर वाली जो मेडिसिन है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिवली क्या है, वर्क करती है। क्यों, क्योंकि इसमें हार्मोन्स मिले रहते हैं। अब ये जो हार्मोन्स वाले गोली है ना, ये इफेक्टिवली ये काम करता है कि जो वेजाइनल पैसेज है, ठीक है, जो वेजाइनल पैसेज है उस वेजाइनल पैसेज के थ्रू क्या है, म्यूकस को रिलीज करवाता है रास्ते से, ताकि स्पर्म अंदर ना जा सके। दूसरा चीज कि जो यूट्रस में, मतलब कि क्या है, यूट्रस में जहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, जहाँ पे बेबी क्या चीज़ है कि इम्प्लांट होगा आकर के चिपकेगा, उस जगह को वैसा सुटेबल रहने ही नहीं देता है। आ रहा बात समझ में, उसको सुटेबल रहने ही नहीं देता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब जैसे सबसे इफेक्टिवली जो कि ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के बाद में 72 आवर्स के दौरान में आप इसे खा लेते हैं, प्रेगनेंसी जैसे कि मान के चलिए अनवांटेड प्रेगनेंसी हो चुका, ठीक है, आपने किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल नहीं कर पाए, आपसे हो गया एक मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको प्रेगनेंसी या फिर नहीं चाहिए, यानी कि अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते, तो उस दौरान में आप 72 घंटों में, कितने घंटों में, 72 घंटों, आई थिंक 24 42 और 42 और कितना, आई थिंक शायद 3 से 4 दिन होगा। तो 3 से 4 दिन के बीच में आप आईपिल खा सकते हैं, ठीक है। इसको इमरजेंसी पिल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। यानी कि 72 घंटों में आप इसको खा लिए तो क्या चीज़ है कि कॉपुलेशन के बाद जैसे कि किसी पर्टिकुलर डेज पे आपने डिसाइड किया कि इतना तारीख को इतने घंटे में ऐसे आपने एक संबंध बनाया, कॉन्टैक्ट बनाया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब क्या हो गया कि प्रेगनेंसी वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट होने की चांसेस है, तो उस दौरान में आप क्या है कि 72 घंटों के अंदर में आप आईपिल क्या चीज़ है कि प्रेफर करते हैं डॉक्टर, ताकि उससे क्या है प्रेगनेंसी ना हो अनवांटेड वहाँ पे बहुत इफेक्टिवली। और ये सिर्फ एक गोली होता है इसमें, ये दिख रहा है, सिर्फ एक मेडिसिन होता है। कितना होता है यहाँ पे, सिर्फ एक मेडिसिन होता है। समझ गए बात को, ये चीज़ क्लियर हो गया, वही यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है कि नेक्स्ट मेथड, अब हाँ देखिए यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन एलोंग कॉम्बिनेशन, मतलब कि किसका कौन कौन सा हार्मोन का इस्तेमाल करें भाई, यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन किसकी इस्तेमाल करें, प्रोजेस्ट्रॉन, साथ में किसका कॉम्बिनेशन के साथ में, ईस्ट्रोजन के साथ में भी उसको क्या है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला पढ़िए, ये लाइन को,
प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन का आईयूडी होता है, जिसको बेसिकली क्या 72 घंटों में लिया जाता है कोइटस के बाद में, यानी संबंध बनाने के बाद में, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत इफेक्टिव होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। किस नाम से जानते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कैजुअल या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है तो, किसके बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, ठीक है, मेल एंड फीमेल की बात की जा रही है यहाँ पे, स्ट्रेट मेल एंड फीमेल, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड अगर इंटरकोर्स हुआ है तो उस दौरान में अगर लगता है कि प्रेग्नेंट होने के चांसेस है तो उसमें आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे आई पिल आपको बता दिए यहाँ पे। क्या बताएं यहाँ पे, आई पिल आपको यहाँ पे बताएं, ठीक है ये चीज़। और देखिए एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांट्स। क्या बोलते हैं इसको, इम्प्लांट्स या इंजेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी हार्मोन होता है और इसको बेसिकली स्किन के नीचे इसको क्या करते हैं, डाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको स्किन के नीचे डालते हैं, जैसे यहाँ पे ये फिगर में देखिए, इसको बोलते हैं इम्प्लांट्स। इसको स्किन के नीचे डाल लेते हैं, थोड़ा सा दुखदाई होता है। अब जो ये बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, बट जो इस्तेमाल करने वाले हैं उसको करते हैं। इसको क्या है, जैसे हाथ के नीचे, थाई के नीचे, थाई के अंदर में जो स्किन है उसको क्या है, इसको इंसर्ट कर दिया जाता है डॉक्टर के मदद से। आया बात समझ में, इसको स्किन के नीचे क्या है, इंसर्ट कर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, हार्मोन्स होते हैं, जो कि हार्मोन बेसिकली बिगाड़ देते हैं, हार्मोन का लेवल ऐसा बिगाड़ देते हैं ताकि प्रेगनेंसी हो ही ना, क्या है वहाँ पे, प्रेगनेंसी हो ही ना, समझ गए। अब लास्ट जो मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सर्जिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड। और इसमें पूरी तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि आपको एकदम याद रखना है सिंपल सा, कि जो मेल में वॉश डिफरेंस है उसको कट करके बांध दिया जाता है, और फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कट करके बांध दिया जाता है, ठीक है। जो मेल में और फीमेल में क्या होता है कि इसको कट करके क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, किसको, तो फैलोपियन ट्यूब को, फैलोपियन ट्यूब को काटा गया और काट करके बांध दिया गया। मेल में क्या है, वास्ट डिफरेंस को काट करके बांध दिया गया। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल से आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं इसे हम लोग। अगर ये आपको किस में देखने मिला, मेल में, तो इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी में एक वास्ट डिफरेंस कट एंड टाइड इट। और फीमेल में क्या है, इसको ट्यूबेक्टॉमिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें क्या चीज़ है कि फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और इसको क्या है, बांध दिया जाता है। आए बात समझ में, चीज क्लियर है। देखिए यहाँ पे, और साथ में देखिए बाकी सब तो आप इसको इरिवर्सिबल बोल सकते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबल है, यानी ये ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें ये वापस से ठीक नहीं होगा और ठीक होने की चांसेस बहुत ही पुअर है। क्या है, बहुत पुअर। और साथ में ये हाईली इफेक्टिव टेक्निक है। कैसा टेक्निक है, हाईली इफेक्टिव टेक्निक है। आ रहा बात समझ में। और इसमें क्या आपको देखने मिलेगा, फीमेल में आपको क्या चीज़ देखने मिलेगा, ट्यूबेक्टॉमिक, और मेल में क्या है, वैसेक्टॉमिक। मेल में क्या है कि जो वॉश डिफरेंस है उसको कट करके बांध दिया जाता है। इस लाइन में वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है ये चीज़। तो जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ये सबका अपना अपना एक प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर के भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारा ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था जिसमें आपको डॉक्टर का राय लेना चाहिए। जैसे पिल्स की बात कर लें, ठीक है, पिल्स हो गया। फिर आप क्या हो गया कि आप इम्प्लांट हो गया जो स्किन के नीचे लगाते हैं, वो हो गया। फिर आईयूडी हो गया, आईयूडी यानी कि जो यूट्रस के अंदर में इंसर्ट करते हैं। तो ये सब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है ना, इसका इस्तेमाल मेडिकल प्रोफेशनल के वेल क्वालिफाई उसके साथ में कंसल्ट करके ही ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कॉन्डम्स, उसको बेसिकली हम लोग अपने से कर सकते हैं इस्तेमाल बिना डॉक्टर के सलाह का, लेकिन पिल्स, इम्प्लांट्स, ठीक है, जो स्किन के नीचे लगाते हैं। फिर इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस हो गया। फिर या जो ऑपरेशन करते हैं अभी ट्यूबेक्टॉमिक और वैसेक्टॉमिक वाला, तो इन सब का क्या है, किसके मदद से कर सकते हैं आप, मेडिकल प्रोफेशनल यानी डॉक्टर के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और इससे होगा क्या चीज़, इससे होगा कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको बचाया जा सकता है। क्या है, उसको बचाया जा सकता है। और साथ में बोला गया कि जो नेचुरल वाला था, नेचुरल मेथड, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था, वो उसको लो मानते हैं। उसमें डाउट रहता है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन मतलब कि प्रेग्नेंट हो गए तो ये चीज़, तो इस वजह से आया बात समझ में ये चीज़। तो इसीलिए इसको क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन को कंट्रोल के लिए लाया गया। और हो सकता है कभी कभी आपको इसका साइड इफेक्ट क्या है, जैसे पिल्स का, इम्प्लांट का, आईयूडी का, क्या देखने, घुटन आपको लगेगा, पेट में दर्द हो सकता है, ठीक है, कभी कभी ब्लीडिंग हो सकता है यूट्रस से, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको क्या है, देरी होगा आने में, ब्रेस्ट कैंसर होने की भी चांसेस होती है। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है, किसको बोला गया है, कॉन्डम्स को, यानी कि बैरियर मेथड को, जिसमें ना कोई हार्मोन होता है, ना किसी तरह का दवा होता है, ना किसी तरह का इम्प्लांट्स होता है, उसे क्या है, बेस्ट माना गया है। किसे, बैरियर मेथड को। आई बात समझ में आता है, ठीक है।
तो चलिए आज का क्लास यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या है ना कि हम लोग इसे डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में बस थोड़ा सा लगेगा, एमटीपी हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम लोग क्या है इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी कि एसटीडीएस के बारे में पढ़ लेंगे। एंड फिर लास्ट जो टॉपिक आपका इनफर्टिलिटी, एकदम 20 मिनट का लगेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसे हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में से कवर अप करते हैं, क्योंकि आप भी बोर हो जाते हैं, एग्जाम का टाइम में थोड़ा प्रेशर रहता है, तो ये दिक्कतें होती हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें यहाँ तक। अगर आपने वीडियो देखा है तो अगर किसी तरह का डाउट है तो आप क्वेश्चन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ में शेयर करें, और तब तक ले बाय बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। ओके।